हमारा टॉपिक हो जाता है इस प्रकार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो विश्व में जितने भी व्यापार संचालित हो रहे हैं उन व्यापारों जो संचालित हो रहा है, जो उसमें डिस्प्यूट है, जो उसमें विवाद है, उनको सॉल्व करने वाली कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए, और जिसमें सबसे प्रमुख रोल निभाया आपका विश्व व्यापार संगठन ने, WTO ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे पास व्यापार हो रहे हैं, पेटेंट्स राइट्स है, उन पेटेंट्स राइट्स को संरक्षण देने का कार्य है वो WTO ही अपने मंच से संपादित कर रहा है। इस प्रकार WTO की एक विशेष भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो गई है। विश्व व्यापार संगठन का अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है, जो कि मोरक्को के एक शहर पर माराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यानी गैट की तब यहाँ पर एक गैट चलता था और एक वार्ता प्रारंभ हुई, और जिसके अंतर्गत इस सम्मेलन की अध्यक्षता में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे हम लोग गैट कहते हैं, के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। और इन्हों के द्वारा ही यहाँ पर प्रपोजल रखा गया कि हमको एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो विश्व स्तर पर हमारे ट्रेड को प्रमोट करे और कानूनी संरक्षण भी प्रदान करे। वस्तुतः इसी सम्मेलन में गैट को एक नया नाम और कुछ नई पावर्स के साथ लाया गया, जिसे हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है वो 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। ठीक है, यहां पर प्रश्न बनता है कि वो कितने दिन की वार्ता हुई थी। ये एक प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है। 4 दिवसीय वार्ता हुई थी। कौन से शहर में? माराकेश शहर में 4 दिन की वार्ता हुई थी गैट की, और उसके अंतर्गत आपका WTO हमारे अस्तित्व में आया। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष इटली के एक प्रमुख व्यवसायी रेंटो रुगियारो बनाए गए, जो इटली के थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको नोट करना है यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन जो WTO की अगर हम बात करते हैं, वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने के वाला एक दस्तावेज है। ठीक है, तो ये दस्तावेज क्या है, हम बताएं कि वर्तमान में अगर हमारे पास विश्व के सारे कंट्री की बात करते हैं, 2 कंट्री ले लेते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कुछ और होता है, और इसके परिणाम स्वरूप इनके यहाँ जो उत्पाद पहुंचता कोई और होता है, तो इस प्रकार जो ट्रेड में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, WTO को अस्तित्व में लाया गया। जो गैट पुराने स्वरूप में संशोधन करके व्यापार का विस्तार कर रहा था, तो यानी गैट को ही ज्यादा पावर दे दी गई। जो गैट हमारे पास 1947 में आया था, उसको ज्यादा पावर दी गई, और उसके स्थान पर WTO अस्तित्व में आया, अर्थात गैट यहीं से समाप्त हो गया और इसके स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गया। विश्व व्यापार संगठन और गैट में बेसिक अंतर क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मूल जो था, जो बेसिक उसके उद्देश्य थे, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जो एक एग्रीमेंट था, क्योंकि हर देश अपने यहाँ ट्रेड में टैरिफ लगाता था, और टैरिफ व्यापार की दशा तथा दिशा को नियंत्रित कर रहा था। उससे संबंधित केवल था एक संगठन जिसे हम लोग गैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, और गैट की स्थापना 1948 में, मूलतः 47 में इसकी कमेटी बनाई गई, 48 में हमारे सामने अस्तित्व में आया। 23 देश के संस्थापक देशों द्वारा की गई, और जिसमें भारत भी एक था। ठीक है, गैट के तत्वाधान में हुई 8वें दौर की वार्ता 1986 से लेकर के 94 के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ, जिसे उरुग्वे दौरे के नाम से जाना जाता है। उरुग्वे दौरे का मतलब होता है कि WTO का जन्म एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि WTO यानी
गैट को ज्यादा पावर वाली संस्था के रूप में कन्वर्ट करने की बात उरुग्वे दौरे के दौरान 1986 से लेकर के 94 के मध्य ही चलने लगा था। और उरुग्वे दौरे के दौरान इसकी जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन लाने के लिए काफी अधिक प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने WTO जैसा मंच आया। इसके पहले गैट जो था, जो आपके सामने गैट है, केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था। मतलब अगर सेवाओं का व्यापार होता है आपके साथ या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का व्यापार होता है तो उसके संदर्भ में यह मौन था। सपोज दैट एक सॉफ्टवेयर है, उसको भारत से बेचा जाता है, आप उसकी चाहे जितनी कॉपी बना लीजिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी गैट के अंतर्गत। तो इस प्रकार वर्ल्ड ट्रेड में, क्योंकि कॉपीराइट से एक मेन मुद्दा हो जाता है, आज हम कोई एक बुक्स लिखते हैं, इस बुक को क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर बेचते हैं, अगर कोई कंट्री इसके कॉपीराइट का उल्लंघन करता तो हम कंप्लेन कहां पे करेंगे, WTO पे करेंगे। तो इस प्रकार गैट के अंतर्गत ये सारे कंप्लेन संभव नहीं हो सकते थे, ठीक है। लेकिन आपका जो WTO आया, इसने क्या किया, आपकी बौद्धिक संपदा का अधिकार का संरक्षण प्रदान किया। आपकी सेवाओं को आप ऑनलाइन देख कर करके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, और आप अन्य सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो गैट केवल वस्तुओं के व्यापार तक शामिल था, उरुग्वे दौरे में कई वार्ता में कई नए समझौते पर बात हुई, नई एग्रीमेंट किए गए, जिसमें से सेवा व्यापार का आम समझौता, ठीक है, देखो सर्विस को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई। आज हमारे देश का टीचर अगर फॉरेन में कोई पढ़ाता तो उसका क्या एग्रीमेंट होगा, उस पर भी बात की जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आपका ये सेवा व्यापार का आम समझौता हुआ, इसके साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते का अमूल्य संगठन विश्व व्यापार संगठन में समाहित हो गया। तो इस प्रकार जो आपका WTO है, WTO के अंतर्गत दो मेन आपके पास क्लॉज जोड़े गए, जिसके अंतर्गत सेवाओं के व्यापार को इसमें इंक्लूड किया गया और इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम लोग कॉपीराइट्स कहते हैं, जिसे हम लोग पेटेंट्स कहते हैं, इसको इसके अंतर्गत भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब समझौते, अब मूल संगठन विश्व व्यापार संगठन में समाहित हो गए। तो इस प्रकार जो गैट था, गैट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, वस्तुओं में जो व्यापार हो रहा था केवल उस पर फोकस करता था, जबकि आपका WTO ये वस्तुओं के व्यापार को प्लस सेवाओं के व्यापार को प्लस आपके पास बौद्धिक संपदा अधिकार, इन सारे पॉइंट्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया। विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, वो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि WTO का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। और इसके वर्तमान में भारत समेत 164 सदस्य हैं, यानी मेंबर कंट्री कितने हैं, इसके कितने लोग सदस्य हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 164 इसके मेंबर कंट्री हैं। इससे जुड़ने वाला जो सबसे नया देश था वो था अफगानिस्तान, इस 164वें देश के रूप में इसने इसमें प्रवेश किया है, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। अब हमारे पास आता है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विश्व व्यापार, जो आपके वर्ल्ड ट्रेड WTO के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पीटर सदरलैंड ने एक अपने भाषण में कहा था कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों को व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर ले जाना है। अर्थात हमको टेक्नोलॉजी के मामले में एंड ट्रेड के मामले में एक नई ऊंचाई को हासिल करना है, और इस नई ऊंचाई को हासिल करने के लिए हमें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है, और वही संस्था का कार्य होगा WTO, वही कार्य संपादित करेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को
स्थापित करना। यानी फ्री ट्रेड की बात ये करता है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड जहां पर कोई बैरियर्स ना हो, कोई कोटा, टैरिफ आदि चीजें बैरियर्स ना हो, पारदर्शी हो, स्पष्टता हो कि हम किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था, ठीक है, जो परमिटेड हो, कोई किसी का ऑब्जेक्शंस ना हो। विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है, ठीक है। इसको जो आपके पास कानूनी संरक्षण प्राप्त है, इसके समझौते की सदस्य देशों के सांसदों द्वारा पुष्टि की गई। विश्व व्यापार संगठन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी सारे देशों के लिए बराबर काम करेगा। महत्वपूर्ण फैसले, जो आपके पास महत्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्रियों द्वारा किए जाएंगे। जो इसके मंत्री हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, ये इन पर क्या करेंगे, फैसले लेंगे। और ये मंत्री, जो इसके मेंबर मंत्री हैं, हर 2 साल में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं, अर्थात इनकी हर 2 साल में एक बार मीटिंग होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो इसके मेंबर्स हैं, ये आपस में मीटिंग बैठ करके करते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के पास विभिन्न देशों के व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त है। मान लीजिए कोई ट्रेड कंट्रोवर्सी है, तो उस ट्रेड कंट्रोवर्सी को बैठ करके आपस में सुलझाया जा सके, ये इसके अंतर्गत काफी अधिक एक अच्छी पावर इनको प्रदान की गई है। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने का मतलब होता है कि यहां से आपके कई प्रश्न आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के मेन कार्य क्या है, उन पर हम चर्चा जब करते हैं। तो विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, मल्टी जो आपके पास लिटरल एग्रीमेंट है उनको इंप्लीमेंट करता है, उसके लिए प्रशासन और परिचालन की सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श को हेतु एक मंच प्रस्तुत करता है। अर्थात अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप आइए और बैठ करके आपस में एग्रीमेंट पर विचार करिए और आपस में इस समझौते को इंप्लीमेंट करिए। तो इस प्रकार डब्ल्यूटीओ क्या करता है, जितने भी विश्व के देश हैं उनके सदस्य हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो आपस में बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं। विवादों का निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट को इसके अंतर्गत सॉल्व करने का भी प्रावधान किया गया है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना, ठीक है। व्यापार नीति समीक्षा, जो इसके अंतर्गत जो ट्रेड होता है उसकी नीतियां को समीक्षा किया जाता है समय समय पे कि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये नीतियां सही है या इस पे कोई और सुधार की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, ठीक है। तो इस प्रकार सामंजस्य लाने के लिए डब्ल्यूटीओ का जो हेल्प करेगा वो आईएमएफ करेगा एंड विश्व बैंक करेगा। तो आईएमएफ जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, वर्ल्ड बैंक हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इस प्रकार वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में वास्तव में ये दोनों संस्थाएं इसका काफी अधिक सहयोग करती हैं। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड के अंतर्गत हमको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, हमको दोहन या शोषण नहीं करना। कोई भी दोहन या शोषण, कोई भी जो आपके पास जो विश्व संसाधन है, संसाधनों का दोहन या शोषण की बात कभी भी विश्व व्यापार संगठन नहीं कहता ऑप्टिमम यूज किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी उसका प्रयोग बचा रहे, बाकी रहे। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ हमारे लिए काफी अधिक हेल्पफुल हो जाता। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की। तो विश्व व्यापार संगठन के निर्णायक संस्था, इसके सदस्य देश, क्योंकि इसके अंतर्गत हर कंट्री के कोई ना कोई मेंबर के रूप में जो मंत्री होंगे उनका सम्मेलन होता है, जिसकी 2 वर्ष में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत
किसी भी मामले पर निर्णय कर सकती है। तो ठीक, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी भी मामले पर एग्रीमेंट पे बात की जाती है तो ये संस्था इसके अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद मंत्री स्तर के अब तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, 11 सम्मेलन हो चुके हैं और हाल ही में दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ का 11वां सम्मेलन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एयरेस शहर में आयोजित की गई। ठीक है, तो 11वां 11वां मंत्रिमंडल का जो सम्मेलन हुआ अर्जेंटीना की राजधानी में हुआ था। विदित है कि डब्ल्यूटीओ का पहला सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। अर्थात जब डब्ल्यूटीओ को हमने स्थापित किया था तो डब्ल्यूटीओ को स्थापित करने के बाद 1 वर्ष बाद ही इसका एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम थोड़ा सा क्रम में देख लेते हैं कि जो अभी तक 11 सम्मेलन हमारे पास हुए वो किस देश में हुए, उसकी मेजबानी किस देश ने किया और किस डेट में आया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, तो इसको भी आपको क्या करना, नोट डाउन करना है। तो एक पहली जो आपकी फर्स्ट बैठक है 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य चली। ठीक है, 1996 में, और इसकी मेजबानी किया सिंगापुर ने। दूसरा जो इनकी बैठक हुई वो 18 से लेकर के 20 मई 1998 तक में चली और जिसकी क्या कहते हैं मेजबान देश था जिनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड ने किया। थर्ड आपका 30 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य संपादित किया गया सिएटल अमेरिका में, ये आपका बैठक संपन्न हुई। चौथा जो आपका था दोहा कतर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सम्मेलन माना जाता है, जो चौथी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। दोहा कतर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। पांचवा सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 2003 के मध्य ऑर्गेनाइज किया गया। कैनकुन मैक्सिको में इसे आयोजित किया गया। ठीक है, छठा सम्मेलन 13 से लेकर के 18 दिसंबर 2005 को आयोजित किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया हांगकांग ने। इसी प्रकार सातवां सम्मेलन 30 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के मध्य 2009 में चालू रहा, जिसको जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपादित किया गया। आठवां सम्मेलन 15 से लेकर के 17 दिसंबर 2011 में हुआ, इसको भी स्विट्जरलैंड में ही संपादित किया गया। ठीक है, नाइन्थ जो आपके पास बैठक थी 3 से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य 2013 में हुआ, जिसे बाली इंडोनेशिया में संपादित किया गया। इसी प्रकार 10th जो आपका सम्मेलन था 15 से लेकर के 18 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया और इसे नैरोबी कीनिया में ऑर्गेनाइज किया गया। और आपका 11th जो आपका सम्मेलन था वो 10 से लेकर के 13 दिसंबर 2017 में आयोजित किया गया। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इन सम्मेलन, जो ऊपर सम्मेलन हमने बात किया था 2001 का सम्मेलन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग दोहा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोहा मंत्रिमंडल सम्मेलन 2001 में एक व्यापक कार्य योजना स्वीकार की गई थी, जिसे दोहा विकास एजेंडा कहा जाता है। इसके जरिए कुछ वार्ताएं प्रारंभ की गई थी कृषि एवं अन्य सेवाओं पर कुछ निर्णय के लिए, जिन्हें लागू किया गया था। दोहा विकास एजेंडा पर पूर्ण सहमति न बनने के कारण इसे लागू नहीं किया गया। यहां पर डेवलपिंग कंट्री तथा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट आए और उस डिस्प्यूट के कारण यह सम्मेलन हमारा सक्सेस नहीं हो पाया और जिसके कारण यह हमारे पास दोहा विकास एजेंडा पूर्ण सहमत बनने से इसे लागू नहीं किया जा सका। डब्ल्यूटीओ की अगली बैठक मंत्री स्तर 2020 में होने जा रही है। यह बैठक कजाकिस्तान में, ठीक है, कोविड के कारण ये पोस्टपोन हुई, आस्ताना में आयोजित होगी। मध्य एशिया में इस प्रकार की बैठक पहली बार होने जा रही है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि 11 बैठक अब तक हो चुकी हैं, इन 11 बैठक्स में सबसे, क्योंकि लेटेस्ट है आपकी 11 बैठक, तो इस पे हम देखते हैं, बात करते हैं। तो अर्जेंटीना में आयोजित हुई है डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक। 11वीं बैठक में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो सकी। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं रही। एक और जहां अमेरिका ने खाद्य सब्सिडी के प्रस्ताव को, आपको हम बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट मामला है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, वो जो खाद्य सब्सिडी है उसको ब्लॉक, ठीक है, खाद्य सब्सिडी के प्रस्ताव को ब्लॉक करने का बात करती है। वहीं दूसरी ओर भारत ने
कॉमर्स और निवेश जैसे विषयों पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। क्योंकि विकासशील देशों में भारत का काफी अच्छा प्रभुत्व है, इसलिए इसने अपना मुद्दा ई कॉमर्स और निवेश जैसे विषयों पर अपना कड़क रूप अपनाया। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे आपने देखा होगा कि इस समय जो ई कॉमर्स या निवेश जैसे विषय हैं, निवेश का मतलब होता है, आप एक देखे होंगे, एक होता है एफडीआई और एक होता फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उस जैसे मुद्दे पर यहां पर बात की जा रही, एफआईआई पर बात की जा रही है। तो इस पर बात कड़ा रुख अपनाया है। मत्स्य पालन की सब्सिडी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी चीन और भारत की उपेक्षा के कारण पारित नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए डेवलपिंग कंट्री में जो सब्सिडी वाला मैटर है, ये मैटर काफी ज्यादा उछला, जिससे क्या होता कि आपस में एग्रीमेंट नहीं बन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और इसी को हो सकता देखते हैं 2020 में क्या रिजल्ट आया, जो आपका अगला पोस्टपोन हो चुका है, तो इस पर क्या रिजल्ट आया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट क्या, प्रभाव क्या है। विश्व व्यापार संगठन और इसके समझौते का असर यह कि हर आर्थिक गतिविधियों पर होना चाहिए, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार सेवा हो या उत्पादन हो। डब्ल्यूटीओ व्यवस्था से उन देशों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो चल रही वार्ता में अधिक चतुराई दिखा सकते हैं। ठीक है, वो अपने मुद्दों को बहुत अच्छे से हैंडल करें, अपने देश के लाभ को वो लोग दिखाएं, यही यहां पर चतुराई है और उसी को सबसे ज्यादा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत फायदा हो रहा है। जो सरकारें अपने उद्योग को प्रभावित होने वाले समूहों से लगातार संपर्क में, उन्हें यह जानने में सहूलियत होगी कि बहुउद्देशीय वार्ताओं में अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए क्या और कैसे बातचीत की जाए। विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने से आर्थिक नीतियों के उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीय करने वाली वकालत करने वाली जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, न केवल मजबूत हुई हैं बल्कि मजबूत रूप से कानूनी जामा भी पहन चुकी हैं। यानी जो वैश्वीकरण की जो एक कॉन्सेप्ट था, उसे प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट यहां पर कर दिया जा चुका है, जो वास्तव में बहुत अच्छा यहां पर डब्ल्यूटीओ का हम प्रभाव देख सकते हैं। राष्ट्रों की इन विचारधाराओं से अलग रास्ते पर चलना असंभव हो चला है। जिन राष्ट्रों ने इसकी महत्ता को समझ लिया है, वे तेजी से अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में आगे बढ़े, विजयी रहे हैं। जो राष्ट्र अभी भी इस बहस ही कर रहे हैं, वे ना तो अपने उद्योगों का भला कर रहे हैं और ना ही अपने राष्ट्र का। तो इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र यदि एक गंभीरता पूर्वक किसी मुद्दे पर विचार करे, तो हाँ, निश्चित रूप से वो विश्व व्यापार संगठन का लाभ उठा सकता है और अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। विश्व समुदाय के लिए विश्व व्यापार संगठन इतना अधिक उपयोगी होते हुए भी ये मंजिल पाने में असफल रहा, क्योंकि जितने भी आपके राउंड की बैठक हो रही है, सारे बैठक में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद उठता जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आती जा रही हैं। असफलता के मूल कई कारण हो सकते हैं, जिसमें समाधान तलाशने के बिना यह संगठन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। तो देखिए, आप मंत्रिमंडल की बैठक में सम्मिलित होइए और मंत्रिमंडल की बैठक में सम्मिलित होने के साथ ही साथ इसमें आप अपना सकारात्मक रवैया अपनाइए, और अगर सकारात्मक रवैया आप नहीं अपनाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए आती रहेगी और डब्ल्यूटीओ जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, शायद वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विश्व के देशों से ये चाहते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट पर हम असहमत जताने से, वो मंत्रिमंडल जो असहमत जताई है, उससे कोई रिजल्ट ना आने से मच बेटर है कि किसी निश्चित रिजल्ट की तरफ हम लोग चलें और उस निश्चित रिजल्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करें, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय जो समझौते हुए, उन्हें विश्व व्यापार संगठन का एजेंडा कहा जाता है। इन समझौतों में विकासशील देशों ने यह वादा किया कि वो कृषि को दी जाने वाली अपनी सब्सिडी में भारी कमी करेंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जाती है और विकासशील देश अपने कृषि उत्पादों को विकसित देशों में बेच पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा यह प्रचारित किया गया कि भारत के फल फूल, सब्जियां और अन्य नकदी फसलें विदेश में बेचकर भारत के किसानों को भारी फायदा होगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों से
अधिक ये बताता है कि भारत के किसानों को विश्व व्यापार संगठन से कोई अधिक लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि विकसित देश ने अपने किसानों को इतना अधिक सब्सिडी दे दिया है कि हमारे देश का वस्तु उनके लिए महंगी हो रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसान अधिक से अधिक अपना उत्पाद नहीं बेच पा रहे हैं। इस प्रकार जो विकसित देश हैं उन्होंने सब्सिडी के औजार के माध्यम से, सब्सिडी के टूल्स के माध्यम से जो लाभ विकासशील देशों को मिलना चाहिए था उस लाभ से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो इस पर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है। विकसित देश ने अपनी सब्सिडी को घटाने के बजाय देखिए 4 गुना कर दिया है। ठीक है, यहां यह उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों में विश्व व्यापार संगठन के समझौते को उनकी कृषि की बदहाली का मुख्य कारण माना जा रहा है। यही कारण कि विश्व व्यापार संगठन के पिछले सम्मेलनों में विकसित देशों को विकासशील देशों की सरकारों का ही नहीं बल्कि जन संगठनों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो यह आज हमने मुद्दा देखा और इस मुद्दे को हम ये देखते हैं कि WTO एक अहम एक संगठन है जो वर्ल्ड में विश्व व्यापार को तेजी से बढ़ाने में अच्छा योगदान करता है, लेकिन इसके लिए हमें नकारात्मक रवैया अपनाने के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार का संगठन क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विकसित हो सकेगा। नहीं तो इसके रिजल्ट सदैव नकारात्मक रहेंगे और इतने बड़े एक अच्छे संगठन का उद्देश्य वास्तव में अपने उद्देश्यहीनता की तरफ आगे बढ़ जाएगा।